हेलो एवरीवन। वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का जो क्लास है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये मॉक टेस्ट होने वाला है और इसी बेस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। देखिए, 1 तारीख को जिनका भी एग्जाम हुआ है, 1 अगस्त को, अगर आप जाके टेलीग्राम पे उनसे बातें करेंगे, पूछेंगे, तो वो आपको बताएंगे जितने भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ सारे क्लासेस इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। देखिए, एग्जाम में क्या होगा, बस आपकी क्वेश्चंस की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, लेकिन जितना भी पैटर्न है बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो आपके लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारा टारगेट है कि 25 में से 25 क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से 80% लोगों ने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। वीडियो तो सारे देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको तुरंत जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो दिल्ली कोर्ट एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट है। वहां पे मैंने 40 से अधिक क्लासेस लिए हुए हैं। इंग्लिश, मैथ्स, जीके और हिंदी के बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं जिनका भी 1 अगस्त को एग्जाम हुआ है, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो पढ़ाई टाइम्स ऑफिशियल जो है टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करिए। काफी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पे मैं जो है पल पल की अपडेट देता रहता हूँ। आप मेरे से बात कर सकते हैं और डेली 9 PM पे जो है यहाँ पे क्विज होता है। रात को 9 बजे डेली क्विज होता है और बढ़ चढ़ के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस क्विज में। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए और डेली क्विज में पार्टिसिपेट करिए। और देखिए, जिनको भी अगर कोई पर्सनल बात करना है जो टेलीग्राम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मुझे मेल कर सकते हैं पढ़ाई टाइम्स ऑफिशियल @gmail.com पे, ठीक है। आप मेल करिए, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, मैथ्स अगर आपका वीक है तो मैथ्स के लिए जो है मैथ्स स्पेस चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे मैं चैप्टर वाइज जो है मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, तो ठीक है, बहुत जल्द क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, तो आपको बताना है कि बी द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम डेटा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है ए और बी जो है ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ए यही काम करता है अकेले, तो ये कितने दिनों में पूरा कर लेता है, ये कर लेता है 24 दिनों में। तो अब देखिए, यहाँ पे हमने देख लिया कि ए बी जो दोनों हैं ये मिलके 20 दिनों में काम कर ले रहे हैं और ए है 24 दिनों में काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें ये तो नहीं पता है ना कि टोटल काम कितने हैं। तो टोटल काम हम पहले मान लेंगे। टोटल काम के लिए आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन क्यों ना हम एक ऐसा नंबर माने जो कि इन दोनों से डिविजिबल हो, ताकि क्या हो, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे 20 और 24 का, तो क्या आ जाएगा, तो अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 120 होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि जो है टोटल काम 120 है। यहाँ पे टोटल काम कितना है, 120 है। और ए बी मिलकर इस कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो ये 20 दिन में इस कार्य को पूरा कर दे रहे हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक दिन का इनका कार्य कितना हो जाएगा। तो अगर देखेंगे तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, एक दिन में 6 कार्य करेंगे। तो ये कितना कर रहे हैं, 6। उसके बाद ए जो है 24 दिन में पूरा कार्य कंप्लीट कर दे रहा है। पूरा काम कितना है, 120 है। अगर ये 24 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर रहा है तो कितने दिन में एक काम करेगा, तो 5 काम जो है एक दिन में करेगा, ठीक है। तो ये कितना काम कर रहा है एक दिन का, एक दिन का इसका 5 कार्य है। और ये कितना कार्य कर रहा है, ये कर ए और बी कितना कार्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 6 यूनिट कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से देखते हैं तो ए और बी जो है इसका एक दिन का कार्य कितना है, 6 है। और ए का एक दिन का कार्य कितना है, 5 है। तो ए का एक दिन का जो कार्य है ये है 5, ठीक है। और ए बी का एक दिन का कार्य कितना है, 6 है। तो यानी बी का कितना कार्य कर रहा होगा एक दिन का, तो एक दिन में बी एक ही कार्य कर रहा होगा ना। यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन आपको पूछा है कि बी द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या बताइए। तो बी टोटल काम कितने दिन में कर देगा, अगर बी की बात करें टोटल काम के लिए, तो टोटल काम कितना है, 120 है। एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, एक कार्य कर रहा है, बट्टा एक कितना आ गया, 120 दिन में ये टोटल कार्य कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। अब अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड का था। आप 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। मैंने इतना लंबा एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि कुछ बच्चे नए होते हैं जो पहली बार क्लास देख रहे होते हैं, तो उनको समझ नहीं आता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि P
और Q का जो है रेशियो दिया गया है 1:5 और P और R का रेशियो दिया गया है 6:7, तो Q और R का रेशियो क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको बताना है, कमेंट करिए क्या होगा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। P और Q का जो अगर देखेंगे तो ये दिया गया है 1:5, यहाँ पे P और R क्या दिया गया है? PR दिया गया है 6:7। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो P और Q का रेशियो में दिया गया है 1:5 और P और R रेशियो में दिया गया है 6:7। ठीक है, तो यहाँ पे P की जो वैल्यू है 1 है, यहाँ पे P की वैल्यू 6 है। ऐसा क्यों भाई? अगर जब P की वैल्यू दोनों जगह तो सेम होनी चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि P की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह P की वैल्यू सेम नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे? P की वैल्यू सेम कर देंगे, तो इधर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे कि सेम हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, तो 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इधर हमने मल्टीप्लाई किया यानी गुणा किया, तो इधर भी तो करना होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अब P की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 6 अनुपात ये क्या हो जाएगा? 6 पचे 30। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई अगर कुछ भी करेंगे दोनों साइड तो क्या होगा? 1 ही तो होगा। तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि अब P की वैल्यू यहाँ भी 6 है और P की वैल्यू यहाँ भी 6 है। समझ गए? तो अब यहाँ से अगर हम रेशियो देखते हैं तीनों का, P, Q और R का, तो P की वैल्यू कितनी है? रेशियो में 6 है। उसके बाद Q की यहाँ से हमने निकाल लिया 30 है, और R की कितना है? R का तो 7 है। अब पूछा क्या है हमसे? हमसे पूछा है Q और R का रेशियो क्या होगा। तो Q और R का रेशियो आप बता सकते हैं, Q और R का रेशियो क्या हो जाएगा? 30:7 हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। समझ गए? और देखिए, एक तो ये हो गया। दूसरा वे आप क्या कर सकते थे? दूसरा वे ऐसे कर सकते थे कि आप ऐसे लिख सकते थे, Q और P का जो रेशियो दिया गया है, क्या दिया गया है? 5:1 दिया गया है। 5:1। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, Q का रेशियो क्या है? 5 है, P का रेशियो क्या है? 1 है। तो इसको P और Q लिखे या Q रेशियो P लिखे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो Q और P का अनुपात क्या दिया है? 5:1। P और R का क्या दिया हुआ है? 6:7। तो यहाँ पे क्या लिखे हम? P का फिर 6 दिया है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। अब इसको तिरछा तिरछे से गुणा कर दिए, तो 6 से 5 में गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा, फिर 6 से 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और उसके बाद इससे हम इसमें गुणा करते हैं तो 7 से 1 में गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा। ये निकल के आ गया P, Q और R का रेशियो। P, Q और R का रेशियो यहाँ से भी निकल के आ गया। तो आपको जो भी विधि सही लगे उस वे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं 24 और 56 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, दो संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या क्या है? 24 है। दूसरी संख्या क्या है? 56 है। इसका आपको क्या बताना है? एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है। ठीक है, इसका रेशियो बताना है। तो चलिए निकाल लेते हैं भाई। 24 और 56 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। इसको कई विधि से निकाल सकते हैं, तो आप ऐसे निकाल लीजिए। 8 से 8 3 का 24, 8 7 56। क्या हो जाएगा ये? 7 3 के 21 इंटू 8, तो क्या हो जाएगा? 8 8 दूना 16। कितना आ गया? 168 आ गया। ठीक है, तो 168 की निकल के आ गया, इसका एलसीएम निकल के आ गया। चलिए यहां लिख लेता हूं, 168 निकल के आ गया एलसीएम। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा? अब इसका एचसीएफ अगर आप निकालेंगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? अगर आप एचसीएफ निकालेंगे इन दोनों का तो क्या एचसीएफ होगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा 8 8 7 56। और विधि है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 24 को 56 से आप देखिए ऐसे एचसीएफ निकाल लीजिए, जैसे सिंपल निकालते हैं। चलिए मैं बता देता हूं। अब यहां से कितना जाएगा? 24 दूनी 48 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? 8, और ये 4 से 4 चला गया, यहाँ पे निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 3 के 24। आपका एचसीएफ क्या निकल के आ गया? 8 निकल के आ गया। समझ गए? जो भी आपको इजी लगे वैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया रेशियो में निकल के क्या आया? 168:8 आ गया। इसको अब हम काट देंगे तो कितना चला जाएगा? 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21:1। तो पूछा क्या था हमसे? यही तो पूछा था, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछा था। तो क्या आ गया? 21:1 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, 21:1। समझ गए? कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी उत्पाद के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:10 है। ठीक है, यदि दुकानदार 50% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? चलिए अब देखिए, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम हिंदी में सीपी लिखते हैं। एसपी क्या होता है? एसपी होता है सेलिंग प्राइस, इसको हम शॉर्ट में एसपी लिखते हैं। और एमपी होता है मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस क्या होता है? एमपी होता है। मार्क प्राइस होता क्या है? जैसे अगर आप कोई मान लीजिए कि आप बिस्किट खरीदने गए
तो उस पे बिस्किट पे लिखा हुआ है उसका 50 रुपया रेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो लिखा हुआ है वो क्या है, 50 रुपये, वो क्या है, वो मार्क प्राइस है, उस पे मार्क किया गया है 50 रुपये, ठीक है। लेकिन आपने पूछा दुकानदार से कि भैया इस पे कुछ डिस्काउंट है, तो उसने बोला 10% डिस्काउंट है। तो अगर वो 10% डिस्काउंट देगा, यानी कि इस पे 5 रुपए का डिस्काउंट देगा, तो आपको बेचा कितने में, 45 में बेचा। तो ये जो बेचा उसने वो क्या हो गया, वो हो गया सेलिंग प्राइस। 50 हो गया मार्क प्राइस, जिस रेट पे बेचा वो हो गया सेलिंग प्राइस, और दुकानदार ने खरीदा कितने में, दुकानदार ने मान लीजिए खरीदा है 40 में, तो ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। तो दुकानदार ने खरीदा है 40 में, आपको बेचा 45 में, उस पे रेट था कितना, 50। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्क प्राइस क्या होता है, 50, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिससे वस्तु बेची जाए, और कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिसपे जो है दुकानदार जिस वस्तु को खरीद के ले आता है, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस जो है उसका रेशियो क्या दिया गया है, रेशियो दिया गया है 3:10, ठीक है। अब कह रहा है यदि दुकानदार 50% की छूट देता है। अब देखिए ये रेशियो में है, तो रेशियो का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज होगी इसकी मल्टीपल होगी ना, रेशियो में जो चीजें रहती है, यानी कि यहाँ पे ये 3x है या 10x है, या तो आप इसको 30 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, मतलब इनका मल्टीपल कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसको 3 रुपए और 10 रुपए ही मान लेता हूं, ठीक है। कि जो है 3 रुपए में खरीदा गया है और उस पर अंकित मूल्य 10 रुपए है। ऐसा क्या होगा, क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मार्क प्राइस 10 रुपए है। अब कह रहा है कि दुकानदार जो है 50% का छूट देता है। तो 10 रुपए पे वो क्या कर रहा है, आपको 50% का छूट दे रहा है। तो 50% कितना हो जाएगा, 5 रुपए हो गया। तो यानी कि 5 रुपए का छूट दे रहा है, तो 10 रुपए का मार्क प्राइस पे 10 रुपए है, और आपको 5 रुपए का छूट दे रहा है। तो 5 रुपए का छूट देगा तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, आपका 5 रुपए हो जाएगा, यानी 5 रुपए में वो बेच रहा होगा। मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया, ठीक है। तो 5 रुपए में बेच रहा है, और दुकानदार ने खरीदा है 3 रुपए में, यानी कि दुकान कॉस्ट प्राइस है 3 रुपए, बेच रहा है 5 रुपए में। तो अब आपको बताइए कि दुकानदार को फायदा कितने रुपए हुआ, आपको बताना है प्रॉफिट कितना हुआ दुकानदार को, प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ, पहले ये बताइए, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 3 में खरीद रहा है, 5 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपए का। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस एसपी माइनस सीपी, यही तो होता है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए यहां से बहुत लोगों को, हिंदी वालों को मैं बता देता हूं, सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य, एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य, एमपी मतलब होता है अंकित मूल्य, समझ गए ना। तो यहाँ पे कितने रुपए का फायदा हुआ उसको, 2 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब पूछा है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगर सिर्फ लाभ पूछा होता, एग्जाम में आपको ध्यान देना है, अगर लाभ पूछा होता तो लाभ कितने का हो रहा है, 2 रुपए का हो रहा है। लेकिन पूछा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि परसेंटेज जो है, प्रॉफिट परसेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ये क्या हो जाता है, प्रॉफिट परसेंट के लिए फॉर्मूला प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू 100, यानी कि जो है आपका लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणे 100, यही तो होता है ना प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहां से आप क्या रख देंगे, सिंपली 2/2 ही है हमारा प्रॉफिट हुआ है, क्रय मूल्य कितना है, 3 रुपए है, गुणे 100, यहां से 2/3 क्या होता है, 66.66%। समझ गए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका, एक। इसको आप देखिए 200/3 में आप भाग दे देंगे तो क्या आएगा, 66.66 आएगा ना, समझ गए। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला था, लेकिन मैंने आपको पूरी डिटेल्स में एक्सप्लेन किया, इसलिए ज्यादा टाइम लग गया, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 420 में से क्या छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि संख्या 22 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब देखिए 420 है, अब कह रहा है इसमें से क्या छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि जो है ये 22 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो है जिस संख्या से वो कह रहा है पूर्णतः विभाजित हो जाए उससे आपको भाग दे देना होता है। तो अब अगर मैं 420 में 22 से भाग दूं तो क्या होगा, तो 22 एकम 22, यहां से ठीक है, क्या हो गया, जीरो, ये क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे एक जीरो का एक जीरो उतार देंगे और ये क्या हो जाएगा, अगर 9 बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 एक 19, 198, बच कितना गया, 2। यानी कि जो 420 है ये अगर 418 होता तो पूर्णतः विभाजित हो जाता, दो रिमाइंडर बच रहा है ना, शेषफल कितना बच जा रहा है, 2 बच जा रहा है। तो अगर हम 2 इसमें से घटा देंगे तो ये संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। तो यही तो पूछ रहा है कि इनमें से क्या घटाएं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 घटा देंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन मान लीजिए यहीं से आपसे पूछ लेता कि अगर 320 एक संख्या है, इसमें से क्या घटाया जाए कि ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए।
ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, तो आप क्या करेंगे, 11 से इसमें सिंपली भाग दे देंगे, तो 11 दूनी 22, ठीक है, कितना बचा, 2 1 100, 11 नवा 99, कितना बचा, एक बचा। यानी कि 320 में से एक घटा देंगे तो ये संख्या क्या होगी, 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, यानी डिविजिबल हो जाएगी। समझ गए, इसको सॉल्व करके देख लीजिए। अब ये 319 हो गया। अब इसको देखिए, 11 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो रहा है, 11 एक दूनी 22, क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया 9, और ये क्या हो गया, 2 से 2 गया, यहाँ पे 9 आ गया, 11 नवा 99, तो ये क्या हो गया आपका, पूरी तरह डिविजिबल हो गया। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, इतने इजी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं इसलिए एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे चल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम आपका काफी पास है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि जितने भी प्लेलिस्ट में क्लास हैं, आप कोशिश करिए एक बार सारे क्लास को देख जाइए। उससे होगा क्या, आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा, एग्जाम में आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी की आयु का अनुपात 7:10 है। अब देखिए, ए और बी जो है, इसकी आयु का अनुपात क्या है, इसकी आयु का अनुपात है 7 और 10। ठीक है, अब कह रहा है इनकी आयु का अंतर, यानी कि इनकी आयु का अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है 6 वर्ष। तो ए और बी की आयु बताना है। अब इनका रेशियो में देखेंगे तो रेशियो में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो कितना है, तो रेशियो में डिफरेंस है 3। लेकिन कह रहा है वर्ष में कितना डिफरेंस है, तो वर्ष में डिफरेंस है 6। इससे कितने गुना ज्यादा, 2 गुना ज्यादा। तो वैसे ही ए का एज क्या हो जाएगा, 7 ना होकर 7 से 2 गुना ज्यादा हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और अगर बी का आपसे एज पूछा जाए तो ये भी 10 ना होकर इससे 2 गुना ज्यादा हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 14 वर्ष ए की आयु हो जाएगी और 20 वर्ष जो हो जाएगा बी की आयु हो जाएगी। समझ गए, कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है पाइप एंड टंकी से, इसको भी सॉल्व करिए और कमेंट करिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। पाइप एम और एन अकेले टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 24 घंटे में भर और खाली कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पाइप ए है ये एक टैंक को 12 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है। और एन जो है ये टंकी को क्या कर सकता है, 24 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो खाली कर रहा है इसको यहाँ पे माइनस लिख दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि समझ में आएगा आपको कि ये खाली कर रहा है, यानी कि इससे निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टैंक के निचले भाग में एक रिसाव है जो 72 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। अब कह रहा है कि जो टैंक है उसके निचले भाग में भी एक रिसाव है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। तो इसमें जो रिसाव है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, टैंक को ये 72 घंटे में खाली कर सकता है, तो ये भी 72 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो कह रहा है यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हो तो टैंक कितने समय भरेगा, यानी कि अगर एम और एन दोनों एक साथ खुले हो तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो 12, 24 और 72 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैंने टाइम एंड वर्क में एक्सप्लेन किया, सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए पाइप एंड टंकी एंड टाइम एंड वर्क की बात करें तो दोनों सेम होता है। ठीक है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप जैसे टाइम एंड वर्क को सॉल्व करते हैं वैसे ही जो है पाइप एंड टंकी को सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो अब इसका आप क्या करेंगे, अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 72। ठीक है, अब यहां से इसको हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 12 छक 72, 24 तिया 72 और 72 एकम 72। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या कर रहा है, 12 जो है 12 घंटे में ये टैंक को भर दे रहा है। तो अगर टोटल मान लीजिए टैंक की कैपेसिटी है 72, तो ये कितने घंटे में एक भर देगा, तो ये भर देगा 6 घंटे में। अब बात करें अगर 24 वाले को एन की बात करें तो कितने घंटे में खाली कर देगा, ये 3 घंटे में खाली कर देगा। और अगर सी की बात करें तो ये 1 घंटे में खाली कर देगा टोटल। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, अगर तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे ये माइनस में है, देख रहे हैं यहाँ पे माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए यहां से समझिए, तीनों को अगर हम ऐड करेंगे, 6 प्लस यहाँ पे क्या है -3 और -1, तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो 6 -4 हो जाएगा, तो निकल के कितना आया, 2। तो ये कह रहा है कि दोनों को एक साथ चालू कर दिए, दोनों को तो हमने एक साथ चालू कर दिया है। अब यहाँ पे हमने तीसरा क्यों जोड़ा, क्योंकि ये तो छेद है ऑलरेडी, इसको तो ना बंद तो किया नहीं जा रहा है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि बंद किया जा रहा है, तो ये भी तो ऐड होगा ना। जितना पानी भरेगा, जो छेद है वहां से पानी भी तो निकल रहा होगा साथ में ही, इसीलिए हमने तीनों को ऐड किया। तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब ये पूछ रहा है कि टैंक को भरेगा कितने, तो टोटल, अब यहाँ पे अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल कितना है, 72 है।
तो 72/2 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 36 घंटे में टैंक को भर देगा। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही हो जाएगा आंसर। समझ गए? कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ये दिया गया है CISI से। अब कह रहा है क्वेश्चन कि 1200 रुपए की राशि 50% अर्धवार्षिक दर से संयोजित एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, आपसे पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है 50%, और आपसे बोल रहा है यहाँ पे अर्धवार्षिक। तो देखिए अगर अर्धवार्षिक जब होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, वो आधा हो जाता है और समय क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अर्धवार्षिक यानी कि 6 मंथ कह रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 मंथ हो जाएगा, 12 मंथ हो जाएगा, 12 मंथ पे काउंट किया जाएगा। समझ गए? और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 25%। अब आपको सिंपली क्या सॉल्व करना है, ये देखिए सीआई कैसे सॉल्व करना है। एक तो फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं फॉर्मूला से नहीं बताता हूं, उससे बेस्ट तरीका बताता हूं। सबसे पहले क्या करिए, आप कंपाउंड इंटरेस्ट के जगह सिंपल इंटरेस्ट इसका निकालिए। तो अगर मैं 1200 रुपए का 25% निकालता हूं तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, 25 चौके 100, 4 तिहाई 12, यानी कि निकल के आ गया 300। अब बात करते हैं, 6 महीने पे बात हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो पहले 6 महीने में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इसको 300 रुपए मिलेगा, दूसरे बार भी कितना मिलेगा, 300 रुपए मिलेगा। ठीक है, अब क्या है, ये हमारा क्या आ गया, आपसे अगर एसआई पूछा होता तो क्या हो जाता, 3 3 600 रुपए हो जाता, लेकिन आपसे तो एसआई पूछा नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे ब्याज, यानी कि जो ये ब्याज लगा है दूसरे वर्ष इस पे भी ब्याज लगने वाला है। तो अब 300 पे भी ब्याज लगेगा, कितना, 25% लगेगा। तो 25/100, तो 25 चौके 100, और 4 से 1 कितने बार में चला जाएगा, 4 सत्ते 28, 20, ये क्या हो गया आपका 75, यानी कि 300 300 ये हो गया 600, और प्लस जो है 75 आपके ब्याज पे लगा, तो ये क्या हो गया 675। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही। ठीक है, इसका ब्याज क्या आ जाएगा आपका, चक्रवृद्धि ब्याज, ये आ जाएगा 675 रुपया। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट ही पूछता तो क्या आ जाता, ये हो जाता आपका 600 रुपया। अगर ये क्वेश्चन जिसको भी समझ नहीं आया होगा आप बताइएगा कमेंट करके, मैं अगले क्लास में भी ले लूंगा और इसको और डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा पूरी चीजें के साथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 9,900 रुपए को XYZ में 2, 3 और 7 के अनुपात में बांटा गया, Y का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है X, Y और Z का अनुपात क्या दिया गया है, 2:3:7 दिया गया है। ठीक है, और जो है इन तीनों का जो टोटल है ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 9,990। तो 7 3 10 और 2 12, इसको हम x मान लेते हैं, तो 7x 3x 2x, रेशियो में है तो कुछ भी मान सकते हैं। समझ गए? तो 12x बराबर कितना है, ये है 9,900। ठीक है, 9,900 है टोटल। तो अब इसको हम यहाँ से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 825 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या पूछा है, y का हिस्सा पूछा है, तो y का हिस्सा क्या है, x बराबर यहाँ पे आ गया 825, y कितना है 3x है, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणे 825, 3×5=15, ऑप्शन उसके बाद बात करेंगे, 3×5=15, 3×2=6, 1 7, 75 और 8×3=24, यानी कि 2475 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही। एक तो ये हो गया, दूसरा वे आप क्या कैसे सॉल्व कर सकते थे, इसको सॉल्व कर सकते थे कि बी का हिस्सा पूछा है ना, तो बी का हिस्सा और यहाँ पे बट्टा टोटल, टोटल को ऐड कर देंगे, 7 3 10 2 12 इंटू क्या कर देंगे यहाँ पे 9,900, 12 से ये काट देंगे, कितना हो जाएगा 825 इन दे। तो दोनों में से जो भी आपको सही लगे उस वे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट है इसलिए मैं जो है पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें समझा सकूं कम टाइम में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और क्लास आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा क्लास लग रहा है। ठीक है, और कोई आपका सुझाव हो तो वो जरूर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक नाव की धारा के अनुकूल, एक नाव जो है वो धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल 11 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यानी कि देखिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, इंग्लिश वालों के लिए बता दे रहा हूं, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद पूछ रहा है कि अगर स्थिर जल की बात करें, यानी स्टिल इन वाटर की बात करें, तो स्थिर जल में 32 किलोमीटर की यात्रा करने में नाव को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए धारा के अनुकूल की बात करें x
और धारा की प्रतिकूल की बात करें तो y मान लेते हैं, ठीक है। धारा के अनुकूल x हो गया, धारा के प्रतिकूल y हो गया, ठीक है। तो धारा के अनुकूल की बात करें तो कितना है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और धारा के प्रतिकूल की बात करें तो कितना चल रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। देखिए अब यहां से समझ लीजिए, ये देखिए ये नदी है, ठीक है। धारा के अनुकूल और प्रतिकूल बता देता हूं क्या होता है। तो ये नदी है, यहाँ पे मान लीजिए ये बोट है। तो जो बोट है, ये क्या होता है, बोट में मान लीजिए आप में से कोई भी ये सवार है एक आदमी। तो अगर आप, ये नदी बह रही है, तो जिस जिस दिशा में ये नदी बह रही है, मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में नदी बह रही है, तो अगर आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यानी कि धारा के अनुकूल जा रहे हैं, यानी कि धारा भी जो है वो आपको मदद करेगी आगे बढ़ने में। और अगर आप उल्टा अगर इस दिशा में जाएंगे तो धारा के प्रतिकूल जाएंगे, क्योंकि जो है लहरें इस साइड में है और आप इस साइड में जा रहे हैं। तो यही होता है धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, समझ गए। तो यहाँ पे ये हमने देख लिया, धारा के अनुकूल दिया है 11 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर हम बात करें स्टील इन वाटर, यानी कि स्थिर जल में जो चाल क्या हो जाता है, तो स्थिर जल में चाल हो जाता है धारा के अनुकूल प्लस धारा के प्रतिकूल बट्टा 2, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा, x प्लस वाई बाई 2, यानी कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल बट्टा 2। तो ये क्या हो जाएगा, 11 प्लस 5 बट्टा 2 क्या हो जाएगा, 16 बट्टा 2, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है ये चलेगी। धारा के किसमें, स्थिर जल में, स्थिर जल में कितने चलेगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। तो अब पूछ रहा है कि 32 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, 32 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, 4 घंटा लगेगा। समझ गए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, जिनको समझ में नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, परसेंटेज से है। यदि एक संख्या का 65% 325 है, कह रहा है एक संख्या, संख्या तो हमें पता नहीं है, तो चलिए मान लेते हैं संख्या x है। x का कह रहा है 65 जो परसेंट है वो कितना है, 325 है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी एग्जाम में मिले, आप बस लैंग्वेज अगर समझ गए तो आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए और लैंग्वेज के हिसाब से लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यदि एक संख्या का 65% 325 है, संख्या क्या है, x है, इसका 65% कितना है, 325 है, तो मैंने ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए सिंपली। तो सॉल्व करूंगा मैं अगर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 से जाता है तो 13 पचे 65, और ये 5 से चला जाएगा तो क्या हो गया, 5 छके 30, 50 25, और ये क्या आएगा 13 पचे 65, यानी कि x बराबर आ गया 500। वो संख्या क्या है जो जिसका 65% 325 है, तो वो संख्या है 500। अब पूछा क्या है, तो संख्या का 25%। अब आपको 500 का 25% बताना है, तो अगर 500 की 25% की बात करें तो क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। इस जो ये जो मॉक टेस्ट है, इसमें सारे चैप्टर से मैंने जो है क्वेश्चंस उठा लिए हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम में हु बहु पेपर देखने को मिलने वाला है, जैसा क्वेश्चन करवा रहा हूं बिल्कुल, बस वैल्यू चेंज होगी। जैसे वहां पे ये दे देगा कि एक संख्या का 30% 325 है, ये 425 है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, समझ गए। तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन से है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको बोर्ड मास याद रखना बहुत जरूरी है। बोर्ड मास क्या है, देखिए पहले सॉल्व करना होता है ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, और सबसे लास्ट में जो है घटाव। यानी कि पहले ब्रैकेट, यानी कि जो भी ब्रैकेट हो उसको सॉल्व करना होता है, उसके बाद ऑफ सॉल्व करना होता है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। समझ गए। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम वैल्यू उतार लेते हैं, 17 गुणे 7 माइनस 5 गुणे 25 भागा 5 प्लस 3 माइनस 8। टिप्स है कि जब भी आप वैल्यू एग्जाम में उतारे, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें कि आपने क्वेश्चन जो है सही तो उतारा है ना वहां पे पेपर पे, क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, उससे आंसर नहीं आता है, टाइम वेस्ट होता है। चलिए तो इसको अब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे, यानी डिवीजन को। तो ये क्या हो जाएगा, 17 गुणे 7 माइनस 5 गुणे 25 में आप 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 माइनस 8, ठीक है। उसके बाद गुणा को सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो अब गुणा करेंगे 17 और 7 से तो क्या आ जाएगा, 119 आ जाएगा, माइनस 25 प्लस 3 माइनस 8, प्लस प्लस को जोड़ देंगे, माइनस माइनस को जोड़ देंगे, तो प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 122, और माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 33, ठीक है। अब इसको घटा देंगे सिंपली, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 89 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ गए, कोई भी डाउट यहाँ तक, कोई भी डाउट नहीं होगा आई होप, ठीक है गाइज।
तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। मैंने कोशिश की कि सारे जितने भी चैप्टर है उससे क्वेश्चन लूं ताकि आपके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसे लगी, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हुए तो ऑल लिख के जो है कमेंट करिएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए जिनको अभी भी पढ़ाई टाइम्स के बारे में नहीं पता है। और कोई भी आपको पर्सनल डाउट होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, या और आप टेलीग्राम अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए और 9 PM में डेली आ जाया करिए, क्योंकि वहां पे डेली क्विज होता है टेलीग्राम पे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।